नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और एक नए कोर्स की तरफ आज हम बढ़ेंगे। कोर्स है आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित और ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा हमारी आर्य जंक्शन एप्लीकेशन पर। इसकी कुछ शुरुआती 2 कक्षाएं जो है मैं आपको एज ए डेमो दूंगा, क्योंकि बहुत से छात्र डेमो चाहते हैं, तो डेमो आपको जरूर दिया जाना चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो मैटर आपको मिलने वाला है आगे कोर्स में वो अप टू द मार्क है और आपकी जरूरत के अनुसार है। दोस्तों, हाल ही में आप सभी जानते हैं कि आईएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, फाइनल जो है परीक्षा का रिजल्ट आया और उसमें देखा गया कि हिंदी माध्यम के बहुत ही कम छात्रों का सिलेक्शन हुआ। लगभग 8 या 9 छात्र जो हैं उन्होंने ही फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। खासकर अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री के केवल 100 जो एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनमें से केवल 5 ऐसे छात्र होते हैं जो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। बहुत से कारण इसके दिए जाते हैं और उसका रोना रोने की हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ ये होता है कि कुछ छात्र जो है अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम को इंग्लिश माध्यम में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि लगातार आप जिस भाषा में बढ़े हुए हैं और जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो अगर आप छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे राह पे जा रही है, तो वैसा ही हो गया कि कोई व्यक्ति है जिसको अचानक से फ्रेंच भाषा के लिए कह दिया जाए, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र इंग्लिश में इतने बेहतर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ करके भागने की बजाय हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी भाषागत ज्ञान के साथ साथ विषय के ज्ञान को भी सुधारें, ठीक है। 500 नंबर के करीब आपके 2 पेपर कवर करते हैं आईएएस एग्जाम में, तो उसी चीज को देखते हुए हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जो है अपने सब्जेक्ट पर अच्छी ग्रिप बनाएं, उसको अच्छी तरह से कवर करें, ताकि मैक्सिमम प्रश्न हम अटेम्प्ट भी कर पाएं और उसके साथ साथ वहां पर अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर पाएं। वही कोशिश हमारी रहेगी। एक अच्छा मैटर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अप टू द मार्क होगा। आपके आरपीएससी एग्जाम, जैसे खासकर आरएस का एग्जाम हो गया, उसमें मुख्य परीक्षा में बहुत से प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स भी आपका ये कवर करेगा। साथ के साथ आपके यूपी पीसीएस की अगर कोई तैयारी कर रहा है, वहां ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री कई छात्रों के पास होता है। कोई अगर बीपीएससी बिहार जो पीएससी है उसकी तैयारी कर रहा है, या कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो सारे छात्र इस कक्षा से लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सभी छात्र जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और जो हिस्ट्री को आज तक जिस बोझ के रूप में हम पढ़ते आए हैं, आज पढ़े कल भूल गए, उस रूप से छोड़ करके एडवांस लेवल पर इसको समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस कक्षा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 400-500 रुपए का ये कोर्स होगा, जो कोई, मैं नहीं मानता, अच्छे लेवल की सामग्री के लिए ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा से हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हमें जरूरत होती है थोड़ा बहुत जो है भूगोल के बारे में पढ़ने की, क्योंकि हमारा इतिहास कहां से हमको प्राप्त होता है? इसी भूगोल, इसी धरती जो है, इसको खोदने के बाद में यहीं से हमारा इतिहास निकल निकल के बाहर आता है और हम इतिहास की परतों को खोल पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे इतिहास के निर्धारण में हमारे पर्यावरण और हमारे भूगोल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब भी किसी क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करें, उसके इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करें, तो यह आवश्यक है कि हम पहले उस क्षेत्र की ज्योग्राफी, उस क्षेत्र के पर्यावरण के बारे में जरूर जान लें। तो क्या आवश्यकता है भूगोल को पढ़ने की, उस पर मैं आज बात करूंगा। और अगली कक्षा में भारत का जो बेसिक भूगोल है उस पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। इसको आप भूगोल विषय के परिप्रेक्ष्य में ना लें, इतिहास में जो जरूरत हमको जानने की है वो हमें देखना पड़ेगा। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरकार क्या कारण रहा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही भारत में ज्यादातर आक्रमणकारी आए, इसका जवाब आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको भूगोल का पता ना हो। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, अगर किसी ने ये पूछ लिया तो आप कब बता पाओगे? तभी जब आपको पता हो कि ऐसे कौन से कारक रहे जिनकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। क्या वहां की जलवायु में कोई बदलाव हुए या कुछ और? अगर कोई आपसे पूछे कि मगध जो है वो राजनीतिक शक्ति का केंद्र क्यों बना प्रथम सहस्राब्दी में, तो इसका कारण आप दे सकते हैं तब जब आपको ये पता हो कि वहां की पर्यावरण परिस्थितियां कैसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से इस पर सारा का सारा अधिकार पर्यावरण का, जी नहीं। 2 कारक हम मानते हैं, एक भौगोलिक कारक होता है, दूसरा सांस्कृतिक कारक होता है, मानव इच्छा शक्ति और उसके पास तकनीक, वो भी जो है बहुत बड़ा योगदान निभाती है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने की हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहली पंक्ति जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास का जो अध्ययन है वो बिना भूगोल के अधूरा माना जाता है। तो सही बात है, इतिहास को आप बिना भूगोल के नहीं पढ़ सकते हो।
क्योंकि ये भूगोल ही हमको हमारे इतिहास से रूबरू कराता है और वो संभावनाएं प्रदान करता है जिससे हम अंदाजे लगा सकते हैं इतिहास के लिए। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हम केवल मानव जाति का इतिहास ही नहीं पढ़ते, बल्कि जिस पर्यावरण में मनुष्य ने रहना शुरू किया उस पर्यावरण का भी हम अध्ययन करते हैं। मसलन की कोई कहता है कि नील नदी घाटी से जो है पहली सभ्यता का जन्म हुआ। पहली बार जब हमको फसलों के उत्पादन का, या फिर जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज या नवपाषाण संस्कृति, जब कृषि की शुरुआत हुई तो वो नील नदी घाटी में 12,000 वर्ष पूर्व आज से हुई। इस तरह की बात जब हम करते हैं तो वो हम कब कह पाते हैं कि वहां पर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को स्थापित होने और कृषि करने के लिए प्रेरित किया, है कि नहीं? तो इसीलिए हमको न केवल मानव जाति का इतिहास बल्कि पर्यावरण का इतिहास भी पढ़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर क्यों हमारे जो तटीय व्यापार है उसमें बहुत से जो बंदरगाह हैं उनका बहुत योगदान रहा। उन बंदरगाहों को आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद में आप ये पढ़ोगे कि समुद्री मार्ग से जब हिपालस ने मानसून की खोज कर ली तो कैसे निचले प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सातवाहन वंश जो है उसका विकास होने लगा। ये सारी चीजें आप तब पढ़ोगे जब आपको उस क्षेत्र के भूगोल के बारे में पता हो, तो आपकी समझ अच्छी तरह से विकसित हो पाएगी। उसको समझने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे पर्यावरण और इतिहास एक दूसरे से रिलेटेड है। तो किसी भी मानव संस्कृति के उद विकास में धीरे धीरे संस्कृति विकसित होती है। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस विकास में जलवायु का, वर्षा का, वनस्पति का और मिट्टी, इन सभी तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आदमी की जो बेसिक नीड होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान की है, और ये तीनों ही चीजें उसको कहां से मिलती है? उसको पर्यावरण से मिलती है। आपकी जलवायु सम जलवायु है या विषम जलवायु है, आपकी जलवायु निर्धारित करेगी कि आप खानाबदोश प्रवृत्ति के होंगे या सेटल्ड होंगे। जैसे कि मध्य एशिया में स्टेपीज जलवायु पाई जाती है, चरागाह वाले क्षेत्र हैं, बारिश कम होती है लेकिन घास के जंगल बहुत है, घोड़ा वहां का एक मुख्य पशु माना जाता है, तो वहां से लोग खानाबदोशों के रूप में निकले और फैल गए पूरे अरब क्षेत्र में और उपमहाद्वीप की तरफ भी बढ़े। तो आक्रमणकारियों को बार बार हमको इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि वहां की जो स्थितियां हैं वो उनको एक अच्छे लड़ाके बनने का मदद करती है। तो जलवायु, उस क्षेत्र में वर्षा, ज्यादा वर्षा मतलब ज्यादा मात्रा में फसलें, ठीक है। वहां की वनस्पति, बड़े जंगल होने पर लकड़ी की सहज उपलब्धता हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें राजपूताना क्षेत्र की, जो लगातार जो है एक मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, तो वहां की दशाएं हमको थोड़ी अलग मिलती है। छितरे हुए किलों के माध्यम से और छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग वहां रहा करते थे। ये सारी चीजें किससे निर्भर होती है? उस क्षेत्र की जलवायु, वर्षा, वनस्पति और मिट्टी से। मनुष्य अपने विकास में प्रथम गतिविधि के रूप में अपने आसपास के पर्यावरण और जीवों पर नियंत्रण करता है। तो धीरे धीरे जब हमने शुरुआत की, आग की हमने खोज की, और जब हमने लोहे की खोज की, हमने जब हथियार बनाना शुरू किए, शिकार करना हमने शुरू किया, फिर हमने आसपास के जानवरों पर कब्जा किया, तो पशुओं को पालना हमने सीखा। पहले हम खानाबदोश जिंदगी जीते थे, फिर हम शिकार करते रहे, उसके बाद हमने पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं के बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ फसलें हैं जो हमारे पेट को भरने में हमारी मदद कर सकती है, तो हमने उनको उगाना शुरू कर दिया। जंगलों से हमने कुछ बीज लिए और कुछ क्षेत्रों को साफ करके खेती करना शुरू किया। लेकिन खेती के लिए हमको जरूरी थी उस क्षेत्र में अच्छी बरसात हो, तो शुरुआती जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं उनका सेटलमेंट नदियों के किनारे हुआ। तो पहली गतिविधि क्या है? पर्यावरण और जीवों पर नियंत्रण। पहले हमने अपने आसपास के पर्यावरण पर आग के माध्यम से, गुफाओं में रहते हुए, ठीक है, जंगलों को काट करके हर तरह से नियंत्रण करने का प्रयास किया। शुरुआती चरण में प्रकृति पर नियंत्रण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। शुरुआती चरण का मतलब है लगभग आप मान के चलो जब तक आपकी औद्योगिक क्रांति नहीं आ जाती है तब तक बहुत धीरे धीरे आपने प्रकृति पर नियंत्रण, मतलब हम प्रकृति के साथ जी रहे थे, हम प्रकृति से लड़ते नहीं थे, प्रकृति को हमने देवता माना। शुरुआती दौर में किसी भी आप सभ्यता में चले जाइए, आप नील सभ्यता में चले जाइए, आप मेसोपोटामिया में चले जाइए, आप रोमन एम्पायर में चले जाइए, आप सिंधु घाटी में चले जाइए, सभी ने प्राकृतिक तत्वों का विरोध नहीं किया, उनके साथ जीवन जीने का प्रयास किया। हालांकि छोटे छोटे प्रयास, बांध बनाने के प्रयास, नावों के माध्यम से समुद्रों को, लहरों को पार करने के प्रयास, ये हमने भी किए, लेकिन तब तक हम इतने सक्षम नहीं थे कि प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल सकें। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्ष या फिर कहें 200 वर्षों के दौरान तेजी से प्रकृति पर हमने नियंत्रण स्थापित किया और आज विकास की तीव्रतम अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर नियंत्रण यही वो चीज है जिसने लोगों को आगे बढ़ने को मौका दिया। मतलब प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होना ही सब कुछ नहीं है,
उसमें मनुष्य ने उसको नियंत्रित करने के प्रयास किए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आगे हम और थोड़े उदाहरण भी देखेंगे और उसको जानेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की। तो भारत की अगर हम बात करें तो बहुत ही अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं और भारत के लिए इसीलिए विविधता में एकता वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ जहां भारत के उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो महान हिमालय स्थित है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आपके बीच में गंगा का मैदान आ जाता है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर पूर्व में घने जंगल स्थित है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ बदलती है संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में। अगर हम राजपूताने की बात करें तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, बोली, भाषा निश्चित रूप से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का जो है परिणाम है। उन भौगोलिक परिस्थितियों से इनका निर्धारण हुआ है। अगर आप बात करें उत्तर भारत की तो ठंडे इन प्रदेशों में वहां के लोगों द्वारा पशुपालन को मुख्यतः अपनाया गया। कृषि का इतना ज्यादा प्रभाव हमको देखने को न मिला। उनकी पोशाक खास करके ठंडे प्रदेशों जैसी पोशाक है। जनसंख्या का घनत्व कम मिलता है क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा लोगों के लिए न तो संसाधन उपलब्ध है और ना ही वहां की स्थितियां उनको इसके लिए अनुमति प्रदान करती है। तो भाषा, बोली, पोशाक, घनत्व, फसल, ये सब क्या आती है संस्कृति में। तो संस्कृति के विकास में उस क्षेत्र की पर्यावरणीय और भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा घनत्व कहीं पर है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र भी हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या धारण करने वाले घनत्व वाले क्षेत्र है। क्यों है? सीधा सीधा कारण हमको दिखता है कि गंगा नदी के जो मैदान हैं वो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जो इस क्षेत्र में ज्यादा लोगों को रहने के लिए न केवल संसाधन देते हैं बल्कि इसके साथ साथ एक बड़ी मात्रा में जो है आकर्षित भी करते हैं अन्य लोगों को। इसीलिए तो आप दिल्ली भागते हो क्योंकि वहां संसाधन है, वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि पूरे राजस्थान से लोग निकलकर जयपुर क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं वहां की यहाँ की जो उनकी मांग है उसकी पूर्ति यहाँ पर होती है। तो जहां पूर्ति होती है वहीं पर लोगों का घनत्व देखने को मिलता है। और तत्कालीन समय में जब शुरुआत हमारी हुई सभ्यताओं की तब आपको इसी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला। मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि क्यों पहली सभ्यता सिंधु क्षेत्र में हुई और उसके बाद इसका प्रसार गंगा क्षेत्र में हुआ, उसका भी जवाब हम आगे ढूंढेंगे। पूरे देश की अपेक्षा बिहार और उत्तर प्रदेश हमने पढ़ा। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों का मुख्य भोजन है क्या? गेहूं, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल की प्रधानता है। इसका भी कारण हमें देखना पड़ेगा ना कि दक्षिण और पूर्वी भारत में लोगों ने चावल खाना क्यों शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों जिस क्षेत्र में जो चीज ज्यादा है ना उसका प्रयोग उतना ही ज्यादा उस क्षेत्र में होता है। जैसे कि हमारे राजस्थान में सरसों का उत्पादन ज्यादा है तो यहाँ पर सरसों का तेल भोजन का मुख्य पार्ट है। दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो आपको नारियल के तेल में ही अधिकतर सब्जियां और पकवान बने हुए मिलेंगे। इसका कारण सीधा सीधा है कि उस क्षेत्र में नारियल की बहुतायत है, वहां पर बड़ी मात्रा में नारियल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो वही कारण है। अब और भी तत्व इससे निर्धारित होते हैं। जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र हमारा मसाले के व्यापार का केंद्र रहा, तो उसका कारण क्या है कि वहां पर मसाले के जो है उत्पादन के बहुत से केंद्र रहे हैं। खास करके मालाबार तट वाला जो क्षेत्र है, केरला वाला जो एरिया है, तो उसने शुरुआत में जितने भी हमारे अगर विदेशी जितने भी व्यापारी आए, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी, जितने भी आए, सब कहां पर आए? उसी क्षेत्र में आए। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको व्यापार के लिए अनुकूल क्षेत्र मिले। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो निर्धारित करता है उस क्षेत्र की संस्कृति को, वहां के जीवन को, रहन सहन को, पहनावे को, हर एक चीज उससे निर्धारित होती है। संस्कृति में बदलाव वहां की स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं में अंतर की वजह से है। और इसीलिए जब आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हो तो पूरे रास्ते में आपको अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी बदलती है। जैसा मैंने बताया, ठंडे और गर्म प्रदेशों में वस्त्र भी उसी हिसाब से होते हैं। ठंडे क्षेत्रों में ठंड से बचने के लिए मोटे ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, जबकि गर्म क्षेत्रों में राजस्थान जैसे क्षेत्रों में झीने पतले वस्त्र पहने जाते हैं, सूती वस्त्र पहने जाते हैं, जिनसे उन्हें गर्मी का एहसास कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों, देखो बहुत अच्छे प्रश्न का आंसर आ रहा है। आपसे पूछा जाए कि भारत प्राचीन काल में एक राजनीतिक इकाई के रूप में क्यों नहीं रहा, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या कारण था कि भारत जो है कभी भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में, देखो समझना इस चीज को, मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक इकाई। राजनीतिक इकाई मतलब राजनीति की दृष्टि से उस क्षेत्र के लोग एक ही व्यक्ति के अधीन हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ?
जैसे कि अगर मैं मौर्य साम्राज्य की भी बात करूं तो मौर्य साम्राज्य भी आपका जो है गोदावरी नदी से आगे नहीं बढ़ पाया, वो वहीं तक सीमित हो गया। ठीक है, दक्षिण पथ तक ही जो है वो रहा। क्यों आखिरकार वो केरल या फिर हमारे तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में पहुंच पाया, जान सकते हैं ना। इसी तरह क्यों वो आपके उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र थे वहां तक नहीं पहुंचा। ऐसे बहुत से कारण हैं, क्योंकि इनके पीछे जो मूलभूत कारण हम बताएंगे वो यही कहेंगे कि वहां की प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों ने इन राजाओं को, इस पूरे क्षेत्र को एक राजनीतिक इकाई में बनाने में बाधा के रूप में काम किया। ठीक है, इसलिए वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में विद्यमान नहीं रहा। ठीक है, ये किसकी वजह से, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूरे टुकड़े टुकड़े हो गया, नहीं, यहां राष्ट्रीयता ज्यादा नहीं हुई। इस पूरे क्षेत्र को फिर भी हमने हिंदुस्तान कहा, ठीक है, कभी हमने इसको भारतवर्ष कहा। पूरे क्षेत्र के लिए हमने हमेशा इन शब्दों का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि राष्ट्रीयता इनकी एक ही रही, एक ही राष्ट्र के रूप में इसको जाना लगा। लेकिन राष्ट्रीयता संस्कृति पर आधारित होती है, तो अलग अलग संस्कृतियां होते हुए भी इस पूरे क्षेत्र को एक इकाई के रूप में भारत या फिर भारतीय क्षेत्र या फिर हिंदुस्तान के रूप में जाना गया। ठीक है, लेकिन राजनीतिक प्रभुत्व या राजनीतिक जो जोर किसी वर्ग विशेष का था उसके आधार पर ये एक इकाई में नहीं बन पाया। कहते हैं कि अशोक जो है वही एकमात्र राजा था जो है साम्राज्य की स्थापना कर पाया। उसके अलावा कोई ऐसा राजा नहीं था जिसने साम्राज्य की स्थापना की हो। साम्राज्य और राज्य और इनकी अवधारणाओं पर मैं आगे बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी के लिए आप ये समझें कि राजनीतिक इकाई के रूप में हम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारे अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी। और जो राजनीतिक शक्ति के लिए बहुत अनिवार्य चीज होती है वो होती है संप्रभुता, उस क्षेत्र पर संप्रभुता पर कब्जा। और जब तक भौगोलिक चुनौतियां विद्यमान है तब तक किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह से अपने अधीन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लगातार आपको उस क्षेत्र पर दबाव बनाए रखना होता है, आपकी सैन्य उपस्थिति होना वहां जरूरी होता है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में जो कि भौगोलिक रूप से बहुत ही विभिन्न है, उस पर राजनीतिक इकाई बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हालांकि अखिल भारतीय राज्य के बाधक के रूप में होने के बावजूद कभी भी भारत में एक से अधिक राष्ट्रीयताएं नहीं आई। तो राष्ट्रीयता ज्यादा नहीं थी, राष्ट्रीयता एक ही रही है, लेकिन राजनीतिक इकाइयां भिन्न रही है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे जो 300 ईसा के बाद की बात हम करते हैं तो गुप्त जो है साम्राज्य एक तरफ था, एक तरफ सातवाहन साम्राज्य था, कहीं पर आपको कालभ्र अंतराल देखने को मिलता है, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ऐसे आगे आते आते समय में हर्ष का शासनकाल एक तरफ देखने को मिलता है थानेश्वर क्षेत्र में। वो क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि इतना सब कुछ संभव नहीं था तत्कालीन संसाधनों के आधार पर कि पूरे भारतवर्ष पर एक साथ एक छत्र राज्य की स्थापना की जा सके जो राजनीतिक रूप से एकल हो। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयता एक ही थी। इस पूरे क्षेत्र को हमेशा से एक ही क्षेत्र का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण और मानव बस्तियों के बीच में बात। तो लोग किसी क्षेत्र में बसते हैं तो वो बस्ती बताते हैं। बस्ती जो है वो बसने से जुड़ी हुई है, अर्थात जब मानव किसी क्षेत्र में रहना शुरू करता है तो वो बस्तियों का निर्माण करता है। तो आप ये तो मानेंगे ही कि प्राकृतिक भूगोल और बस्तियों के बीच में कहीं ना कहीं संबंध है। ठीक है, आपके घर कैसे बनेंगे, क्या वो लकड़ी के बनेंगे या वो पत्थर के बनेंगे, आप गर्त आवास में रहेंगे या मिट्टी के घरों में। ठीक है, ये सारी चीजें किससे निर्धारित होती है, उस क्षेत्र के भूगोल से, वहां उपलब्ध संसाधनों से ही इन चीजों का निर्धारण होता है। किसी भी स्थान पर बसावट की प्रक्रिया जब वो लोग बस रहे हो उस समय जो तत्कालिक पर्यावरण है उससे प्रभावित होते हैं। मैं तात्कालिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तात्कालिक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, उस समय की परिस्थितियां, आप इसको पूरे समय के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। जैसे कि अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं, जहां पर आज हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, वो क्षेत्र कहां पर है, वो आपके बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है और सिंध वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, उस क्षेत्र में आपको ज्यादातर उसकी कॉलोनीज मिलती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक गर्म जलवायु वाला प्रदेश है और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। लेकिन सबसे प्राचीन जो उदाहरण हमको मिलता है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। बहुत सी बड़ी बड़ी बस्तियां यहां पर बसी हुई थी। क्यों मिलता है, क्योंकि दोस्तों तत्कालीन परिस्थितियां, मैंने इसीलिए कहा तत्कालिक पर्यावरण, उस समय का पर्यावरण इसके लिए अनुकूल था। सिंधु नदी में बड़ी मात्रा में पानी की उपलब्धता थी। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से बहुत से खनिज और पत्थरों का उत्पादन होता था। ठीक है, इसी के साथ बंदरगाहों की उपलब्धता की वजह से व्यापार के माध्यम से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ था। नदी के माध्यम से आप व्यापार कर सकते थे।
सारी चीजें होने की वजह से इस क्षेत्र में बस्तियां बसना शुरू हुई। शुरुआत आपके जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व के समय से मानी जाती है, जब नवपाषाण काल यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे विकसित होते हुए ये पतन की ओर भी पहुंची। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई? पर्यावरण में होते हुए बदलाव की वजह से। जब तक पर्यावरण अनुकूल रहा तब तक सिंधु सभ्यता फलती फूलती गई, इसका विस्तार होता गया। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, जनसंख्या का दबाव बढ़ा, जंगलों को काटा गया, जलवायु शुष्क होने लगी, कुछ मौसमी बदलाव हुए, उसी के साथ लोगों ने इस क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया। तो इस गर्म और शुष्क क्षेत्र में नगरीकरण की प्रक्रिया जब हुई तब ये एक अच्छी जलवायु वाला और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था। और इसीलिए आज हमको जितने भी जो प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। तो पहला कहां पर मिलता है? मेहरगढ़ से हमको मिलता है ना। मेहरगढ़ में जो है आपको सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिलते हैं सिंधु सभ्यता से पूर्व। प्राक सिंधु जो क्षेत्र था, तो मेहरगढ़ ये आपके बलूचिस्तान क्षेत्र में ही है। जब हम सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे तब इन स्थानों को हम देखेंगे, समझेंगे इनकी क्या क्या विशेषताएं, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न काफी आते हैं। और भी अगर मैं बताऊं तो अलग अलग, केवल सिंधु की बात में क्यों करूं, आप कहीं भी चले जाइए, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में माने जाने वाली आपकी नील नदी घाटी सभ्यता, ये आपके नील नदी के ही डेल्टा क्षेत्र में विकसित हुई। इसी तरह से मेसोपोटामिया, आपके दजला और फरात, जिसको हम तिग्रिस और यूफ्रेट्स बोलते हैं, ये जो दो नदियां हैं तिग्रिस और यूफ्रेट्स, इनके बीच में ही असीरिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं इनका उद्भव हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नदियों का, उस क्षेत्र की जलवायु का, जल की उपलब्धता का, क्योंकि कृषि महत्वपूर्ण, जब भी सेटलमेंट्स हुए, सेटलमेंट में कृषि महत्वपूर्ण कारक था, और कृषि का विकास होने के साथ ही इन क्षेत्रों का विकास हुआ। मैं फिर कहता हूं, मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि केवल एकमात्र कारक आपके जो है भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा कारक है जिसको हम जो है अनदेखा नहीं कर सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। बीच में बहुत से शहर ऐसे भी विकसित हुए जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसे अफगानिस्तान में मुंडीगत जैसे क्षेत्र जो व्यापारिक क्षेत्र थे, व्यापार के केंद्र रहे, तो उनका विकास अलग तरह से हुआ। उनके पास दोनों तरह के सामान को एक्सचेंज करने वाले लोग आते थे, तो वो विकसित हुए। लेकिन फिर भी जो उत्पादन वाले क्षेत्र थे उनका विकास उनकी पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से ही हुआ है। ठीक है, चलिए, विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के पीछे कारण भी यही बताया गया है कि शुष्क जलवायु जो पैदा हुई तो लोगों का जीवन निर्वाह खतरे में होने लगा और उन्होंने संसाधन वाले क्षेत्रों की तरफ विकसित होना शुरू किया, उधर बढ़ना शुरू किया। संसाधन वाले क्षेत्र किधर थे? आपके आगे जब आपके भौगोलिक क्षेत्र में भी बदलाव हुआ तो पंचनद क्षेत्र या पंजाब जो क्षेत्र है वहां पर आप आगे वैदिक सभ्यता का विकास देखते हो, जो कि उत्तरवर्ती है। सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के साथ ही उधर दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है। वैसे तो बहुत से कारण दिए जाते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, कहीं कुछ कहते हैं कि वहां पर जो है नदी में जल कम होने की वजह से, वर्धित शुष्कता की वजह से, मार्टिमल वीरर, और बहुत से विद्वान जो है इस पर बात करते हैं। लेकिन हम एक तरफ ये मान सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। नहीं तो एक क्षेत्र में अगर बसी बसाई बस्ती तो क्यों छोड़ेगा कोई? तो इसीलिए छोड़ेगा क्योंकि वहां पर उनकी आजीविका पर संकट था, उनके जीवन पर संकट था। या तो कोई बाहरी आक्रमण हो सकता है, या फिर वहां पर भूकंप या कोई बाढ़ जैसी गतिविधियां आ जाए, ठीक है, या फिर वहां पर शुष्कता जैसी समस्या हो जाए, या कोई बीमारी आ जाए। ये सारी चीजें जगह छोड़ने को मजबूर करती है। तो ये लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके आगे बढ़ने लगे और प्रायद्वीपीय भारत में इन्होंने, उत्तरी भारत में जो आपके पंचनद क्षेत्र है वहां पर विकास किया। उस समय तक गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र जंगली क्षेत्र था। धीरे धीरे लोह युग का आगमन हुआ और लोहे का खोज हुआ। लोहे की खोज के साथ ही आपको फाल युक्त हल कृषि करने के लिए और जंगल काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसे मजबूत हथियार मिले, जिनसे जंगलों को साफ किया जाने लगा। और धीरे धीरे पूर्वी भारत में गंगा की घाटी में जो है धीरे धीरे बस्तियों का विकास होना शुरू हुआ। तो आप मान सकते हैं कि पहला कारण तो भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा मनुष्य की इच्छा शक्ति और उसका नियंत्रण का तरीका। उसके पास अगर तकनीक विकसित है तो वो निश्चित रूप से अपना विस्तार करेगा और प्रकृति पर नियंत्रण का प्रयास करेगा ताकि उसका जीवन सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहां से लोग निकले और कहां पहुंचे? आगे आपके जनपद क्षेत्र में पहुंच गए। बहुत से जनपदों का निर्माण धीरे धीरे होने लगा, जंगल साफ होने लगे, युद्ध होने लगे, रथों का निर्माण हुआ, और ज्यादा युद्ध हुए, आपस में लड़ने लगे। ठीक है, अलग अलग गणराज्यों की उत्पत्ति हुई क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए। फिर उन्होंने अपनी जो है जनसंख्या में वृद्धि की और उसके बाद में हमको मिलता है एक महान मगध साम्राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से इसका विकास होना शुरू होता है।
जो लगभग आपकी पूरे 500-600 साल तक रहता है, मौर्य साम्राज्य के पतन तक। बाद में उत्तर गुप्त जो गुप्त काल है उसमें भी केंद्र जो है मगध ही रहता है। गुप्त काल में भी हम देखते हैं तो मगध क्षेत्रीय जो है केंद्र रहता है। तो एक लंबे समय तक मगध क्यों रहा, उसके भी कारण देख लेते हैं। आखिर क्या कारण रहे कि 500 सालों तक जो है मगध राजनीति में केंद्र बना रहा, किसी और क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? क्यों राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, मगध में ही क्यों हुआ? उसके कारण हम देख लें कि क्या कारण है। तो बहुत से कारक हैं, जिनमें पहला कारक आता है उपजाऊ जमीन। लगातार ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र से कछारी मिट्टी को बाढ़ के द्वारा लाया जाता है और इसे बिछा दिया जाता है मैदान में। इस मैदानी क्षेत्र में बिछी हुई इस मृदा को ज्यादा उर्वरकों की भी जरूरत नहीं थी, और तब तो उर्वरक थे भी नहीं, सामान्य रूप से जो भी उपलब्ध संसाधन से उन्हीं से खेती होती थी। तो हमेशा नई परत मिट्टी की बच जाती है और किसानों को एक उपजाऊ मिट्टी जो है खेती करने के लिए मिल जाती है। तो किसानों ने खेती अपना यहाँ पर शुरू कर दिया जंगलों को काट करके। इसी से थोड़ा आगे आप देखते हैं कि मगध के पास लोहे की खानें थी। आपके छोटा नागपुर पठार, जो आज के समय में भी लौह इस्पात युग केंद्र जो हमारा है उसका मुख्य केंद्र है, वहां से इनको लोहे की खदानें जो है उन पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। छोटा नागपुर पठार से इनको पत्थर भी बड़ी मात्रा में मिला, और जंगल जो आसपास के गंगा के थे उनसे लकड़ी के स्रोत की उपलब्धता हुई। इनसे इन्होंने अच्छे हथियार बनाए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आसपास का जो उत्तरी क्षेत्र था उन पर कब्जे किए, और वहां से जो इनको आमदनी हुई आई हुई उससे इन्होंने अपना विस्तार दक्षिण क्षेत्रों में भी किया। तो अत्यधिक उपजाऊ जमीन का होना, लोहे की खान, पत्थर और लकड़ी के स्रोत, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं। यहाँ वर्षा बहुत थी और इसी के साथ में धान की अच्छी फसल। अब आप देख लो अभी भी बाढ़ आ रही है वहां पर। बाढ़ की समस्या की वजह से आज बाढ़ वैसे उल्टा होता है, बाढ़ की वजह से क्या होता है, क्षेत्र को नुकसान ज्यादा होता है। अब बाढ़ क्यों आ रही है, जंगल काट दिए गए सारे, तो पानी को फ्लो को रोकने के लिए कोई नहीं है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जंगल बहुत थे तो बाढ़ की भी कोई समस्या नहीं थी। तो उल्टा नदियों के माध्यम से संरक्षण मिलता था, क्योंकि नदियों को पार करना था मुश्किल माना जाता था ना। ऐसे संचार के साधन नहीं थे आज की तरह कि हवा में उड़ के चले गए प्लेन से, ठीक है। तो वो चीज थी। नदियां कहीं ना कहीं संचार और व्यापार का भी जो है साधन थी। इनके माध्यम से बड़े बड़े केंद्रों पर जो है इनकी पहुंच थी, इस पर इनका नियंत्रण था। तो यहां से गुजरने वाले वाहनों से बड़ी आमदनी भी क्षेत्रों को होती थी। तो संचार और व्यापार, उत्तर पथ पे इन्होंने नियंत्रण कर रखा था, दक्षिण पथ पर नियंत्रण कर लिया था। व्यापार और संचार, ये भी एक कारण है। तो नदियां एक बड़े फैक्टर के रूप में थी। तो इन सभी प्राकृतिक सुविधाओं की वजह से ही यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा हुई। ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा मात्रा में लोग, ज्यादा मात्रा में सेना, ज्यादा मात्रा में उत्पादन और ज्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था। उतनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था, उसी की वजह से उतना ही बड़ा साम्राज्य। ये हमको यहाँ देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो आपके समझने लायक नहीं है? ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जरूरत है अच्छी क्वालिटी के मैटर को पढ़ने की, और वही मेरा प्रयास रहेगा इस पूरी कक्षा में। चलिए, तो हमने देखा कि कैसे मगध के उद्भव में जो है कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनको हम प्राकृतिक कारकों के रूप में कहते हैं। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक कारक भी हैं, तो उन पर हम आगे जब मगध के बारे में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी हमारा मूल उद्देश्य है पर्यावरण और इतिहास के बीच में जो एक रिलेशन है उसको समझना। आगे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि जब उत्पादकता और जनसंख्या बढ़ी तो उसके साथ ही इस क्षेत्र पर जो है इनका नियंत्रण हुआ। उत्तरी मैदान जितने भी थे, उत्तर के जितने भी जो जनपद थे, उन पर मगध ने या तो उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लिच्छवी गणराज्य हो, आसपास के जितने भी गणराज्य उनसे इन्होंने संबंध स्थापित किए, या फिर उनको विजय के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। संप्रभु ये वहां पर हो गए। धीरे धीरे इनको और अधिक संसाधन मिले और इन्होंने और ज्यादा प्रयास किया अपने प्रभाव को बढ़ाने का। धीरे धीरे मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र जो है, जो एक गांव के रूप में था, शुरुआत में ग्राम के रूप में हम पाटलिपुत्र को देखते हैं, वो उत्तर भारत की राजधानी बन गया। और फिर आगे बहुत शताब्दियों तक, 500, 600, 700 साल तक जो है पाटलिपुत्र राजधानी बना ही रहा। पाटलिपुत्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर एक समय आया जब पाटलिपुत्र का पतन होना शुरू हुआ। तो पतन में भी यही कारण थे। क्यों? शुरुआती दौर में तो जहां इसको 3 नदियां, पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और पाटलिपुत्र को एक तरफ से तो आपके सोन नदी, ठीक है, एक तरफ से आपकी गंडक नदी और एक तरफ से आपकी गंगा नदी, इन तीनों से ही प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। नदी के किनारे है, व्यापार से कनेक्टेड है, मैसेजेस बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, संचार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी चीजों का फायदा यहाँ उठाया गया। व्यापार होता था, परिवहन होता था। अब क्या हुआ, जब जंगल कटने लगे, जंगल कटने के साथ ही पानी की मात्रा बढ़ी, क्योंकि तेजी से पानी, बहते हुए पानी को रोकने के लिए जंगल है नहीं, तो वो तेज गति से बहता हुआ पानी
इस क्षेत्र को अब बर्बाद करना उसने शुरू कर दिया। इसलिए आज भी जो आप देखते हो जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो नदी क्या करती है, बड़ी मात्रा में जो है उस क्षेत्र में बर्बादी करती है। तो बाढ़ की संख्या बढ़ने के साथ ही नदियों का महत्व कम हो गया और पाटलिपुत्र का भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो मगध के उत्थान और पाटलिपुत्र के पतन दोनों में ही प्राकृतिक स्थितियों का एक बड़ा योगदान है। चलिए, अच्छा, इतना सब मैंने पढ़ लिया, इतना सब मैंने आपसे बात कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भौगोलिक नियतत्ववाद के बारे में ही बात कर रहा हूं। ये टर्म बहुत अलग है आपके लिए, पहले किसी ने पढ़ी नहीं होगी, तो आज पढ़ लीजिए। भौगोलिक नियतत्ववाद का मतलब है कि आप कहेंगे कि भूगोल ही नियति कारक है, भूगोल की वजह से ये सब चीजें नियत हो रही है, जो कुछ हो रहा है भूगोल की वजह से हो रहा है। तो यह अवधारणा कहती है कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म। तो अगर आपको ये हिंदी में ट्रांसलेशन अजीब सा करके दे देता है, जैसा कि ज्यादातर छात्रों की समस्या है, तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लेना, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार क्या वर्ड लिखा हुआ है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो नियत, नियत मतलब निश्चित होना, नियत मतलब जिसका निर्धारण होना। निर्धारण कौन करता है? भूगोल। तो जहां कहीं भूगोल की वजह से निर्धारण हो रहा है किसी भी चीज के विकास का, उसको भौगोलिक नियतत्ववाद कहते हैं। तो यह अवधारणा क्या कहती है कि हमारे आसपास का पर्यावरण और भूगोल विशेष रूप से भू आकृति और जलवायु, इन दोनों के रूप में बहुत से भौतिक कारकों, मानव संस्कृति और सामाजिक विकास के पैटर्न को निर्धारित करता है। तो मनुष्य में सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, ठीक है, लोगों के बीच में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मगध क्षेत्र है वो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा विशेष रहा, तो वहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी हमने देखा, क्योंकि व्यापार की वजह से एक नए वर्ग का उदय वहां पर हुआ, और वो वर्ग जो है फिट नहीं बैठ रहा था उधर वैदिक कालीन संस्कृति में, जाति आधारित जो समस्या थी उसमें। तो यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म को ज्यादा महत्व दिया, तो उनकी संस्कृति अलग हो गई। कहीं ना कहीं वहां की भू आकृति और जलवायु और वहां पर होने वाले अधिक व्यापार की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए, इसके अनुसार पर्यावरणीय परिस्थितियों का मनुष्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अभी बरसात का मौसम है और इस चिपचिप और उमस वाले माहौल में ना तो पढ़ने का मन करता होगा, ना सोने का, ना कुछ और, एक अजीब सा माहौल रहता है ना। पर्यावरण हमारे मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, ठीक है। भयंकर गर्मी लग रही है और आपको कोई दौड़ने के लिए बोले तो आप केवल पागल है, मारेगा क्या भाई, गर्मी में दौड़ने क्यों जाऊं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम पर पर्यावरण की परिस्थिति होती है। ये तो मैं तात्कालिक बता रहा हूँ। लंबे समय तक, जैसे कि मैं लद्दाख रह के आया, तो 2 साल तक वहां के पर्यावरण में रहने का बहुत प्रभाव, मनोवैज्ञानिक रूप से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, वो मैंने देखा। वो प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारी नीतियों को, हमारे अगले कदमों को। फिर भी भूगोल और पर्यावरण को एकमात्र कारक नहीं मानेंगे, मैंने पहले भी कहा है एकमात्र कारक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक क्षेत्र केवल संभावना वाले क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं होता तो पहली बार जब आपके सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, उस दौरान आपके गंगा क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, वो बाद में क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों वो जरूरत के हिसाब से, और उसके साथ साथ संसाधन भी होने चाहिए। जब तक लोहे की खोज नहीं हुई तब तक गंगा के जो जंगल है उनको काटना इतना सरल नहीं था, लेकिन लोहे की खोज के साथ ये काटना सरल हो गया, तकनीक के विकास के साथ में ये सरल हो गया। तो मनुष्य अपनी तत्कालीन तकनीकी उपलब्धि के आधार पर ही नियंत्रण करता है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र केवल संभावना वाला क्षेत्र है। एक बहुत अच्छी टर्म मुझे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, सीधा सीधा यहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपको दे दे अगर, कि प्रकृति विकास का मार्ग तय करती है जबकि मनुष्य विकास की अवस्था और उसकी गति को तय करता है। प्रकृति बोलती है भैया तुम इस रास्ते से जाओ, ठीक है, लेकिन तुम कितनी देर में जाओगे, 2 घंटे में या 3 घंटे में, ठीक है, या तुम जो है किस स्टेज में अभी हो, ये कौन निर्धारित करेगा? आप खुद। आपको खुद को यह निर्धारित करना है कि आप किस मार्ग को चुनने वाले हैं, इस मार्ग पर कितनी तेजी से चलने वाले हो और किस संसाधन से जाने वाले हो सकता है आप बस से जाओ, हो सकता है आप स्कूटर से जाओ, तो यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए प्रकृति का प्रभाव तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध दोनों ही परिवर्तनशील है। एक समय आप प्रकृति का संरक्षण कर सकते हो, दूसरे समय आप प्रकृति को उजाड़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो प्रकृति का प्रभाव भी हमारे पर कितना पड़ रहा है और प्रकृति और हमारे बीच का जो संबंध है, दोनों ही चेंजेबल है, दोनों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। भौगोलिक नियतत्ववाद की हम बात कर रहे हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मानवीय अनुभव को समृद्ध बनाता है। तो हम जो मानवीय गतिविधियों के बारे में बात करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक नियतत्ववाद, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक नियतत्ववाद। तो पहला तो आपका ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म हो गया, दूसरा आपका हो गया कल्चरल डिटर्मिनिज्म, ठीक है।
दोनों एक साथ काम करते हैं, पैरेलल, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। किसी समय विपरीत लगने वाली परिस्थितियां कुछ समय पश्चात अनुकूल समझी जा सकती है, जैसा कि मगध के बारे में हुआ या गंगा के मैदान के बारे में हुआ। शुरुआत में जो कठिन लगता था वही क्षेत्र बाद में विकसित होकर के महत्वपूर्ण हो गया, केंद्र बन गया। उसके बाद में आप देखते हो दिल्ली जो है केंद्र का केंद्र बनता है। उसके पीछे भी बहुत से कारण रहे, आक्रमणकारियों का आना, उनके लिए दिल्ली से जो है नियंत्रण कर पाना बहुत सरल होना, क्योंकि उनको एक तरफ जहां उत्तर पश्चिम से आक्रमणों को रोकना होता था, वहीं दूसरी ओर राजपूतों की चुनौतियां, और इसके साथ साथ पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण रखना। उत्तर भारत में कश्मीर हो गया, नेपाल हो गया, तो सारा तभी होगा ना जब आप सेंटर में होंगे। तो बाद में उन्होंने सेंटर को अपने को दिल्ली स्थापित किया। अंग्रेज भले ही बंगाल आए लेकिन फिर वो दिल्ली आए। तो इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं, और भौगोलिक परिस्थितियां, वहां से केंद्रीकरण की जो उनकी प्रवृत्ति है उसको कितनी मदद मिल रही है, ये सारी चीजें इसमें बहुत बड़ा मैटर करती है। तो आपने देखा दोस्तों कैसे भूगोल जो है मानव के इतिहास को नियंत्रित करता है, मानव के इतिहास को निर्धारित करता है। और आगे भी आप देखोगे कि भूगोल से प्राप्त होने वाली बहुत सी चीजें हमको पुख्ता प्रमाण प्रदान करती है। आपकी किताबें तो फिर भी झूठी हो सकती है, लेकिन भौगोलिक जो तत्व हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनसे जुड़े बहुत प्रश्न आईएएस एग्जाम में पूछे गए। आप इस पूरी कक्षाओं को पढ़ने के बाद में एक बार आईएएस का पेपर उठाना ऑप्शनल का, और करके देखना, और मुझे बताना, कोई सा भी पेपर आप उठाना, कि क्या आप समर्थ थे उन सभी प्रश्नों को करने में। निश्चित रूप से आप समर्थ होंगे, और वो भी केवल 500 रुपए के इतने कम रेट में अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है अच्छी गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है उसको सभी छात्रों तक पहुंचाना। तो ज्यादा से ज्यादा छात्र सपने देख सकें, आगे बढ़ सके, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आज ही मुझसे जुड़े, एप्लीकेशन पर जाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक थैंक यू।